हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का आपका एक यूनिट है, आपका एक चैप्टर है, भारत में दल और दलीय व्यवस्था। तो आज के इस वीडियो में हम आपके इस चैप्टर को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। पूरी तरह सिलेबस के अकॉर्डिंग बात होगी। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो आपका नया सिलेबस है उसी के तहत सारी बातें हो रही हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए ताकि सारी चीज़ें आप आसानी से समझ सकें। यहाँ ध्यान देना, वीडियो बड़ी हो जाती है ताकि आपको सारे सिलेबस के पॉइंट पढ़ाए जाएँ इसलिए। तो प्लीज़ बड़ी वीडियो ही सही लेकिन पूरा देखिए ताकि आप सारी बातें समझ सकें। और ज़्यादा पढ़ लोगे, ज़्यादा अगर आपको नॉलेज आ जाएगी किसी टॉपिक की, तो आप आराम से अपना आंसर भी लिख सकते हो। अगर आप लोग भूल जाओगे तब भी आपको इतना एग्ज़ाम में याद रहेगा कि आप काफ़ी कुछ लिख पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ रहे हैं और इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले राजनीतिक दल की। तो इस यूनिट में भारत में दल और दलीय व्यवस्था में आपको सबसे पहले बात करनी है यहाँ पे राजनीतिक दल के कॉन्टेक्स्ट में कि राजनीतिक दल होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, राजनीतिक दल वे स्वैच्छिक संगठन अथवा लोगों के वे संगठित समूह होते हैं जो समान दृष्टिकोण रखते हैं। सबसे पहली बात यही है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि राजनीतिक दल कौन होता है। तो राजनीतिक दल ऐसे संगठन होते हैं जो जिनका जो दृष्टिकोण होता है वो समान होता है। मतलब ऐसे समूह होते हैं राजनीतिक दल जिनमें लोगों का जो दृष्टिकोण होता है, जो सोच होती है वो एक जैसी होती है। लाइक आप ऐसा कह सकते हैं कि एक राजनीतिक दल के जो सदस्य होते हैं वो एक जैसा या एक समान विचार रखते हैं। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि राजनीतिक दल एक स्वैच्छिक संगठन होता है। स्वैच्छिक संगठन का मतलब ये होता है कि ऐसा संगठन जिसमें लोग अपने आप शामिल होते हैं या अपने अकॉर्डिंग वो संगठन बनाते हैं। सिंपल सी बात है, जब कुछ लोगों को लगता है कि हम आपस में हमें मिल जाना चाहिए या हमारे जो विचार हैं वो एक जैसे हैं और हमें आपस में मिलकर एक संगठन बनाना चाहिए, तो वो होता है स्वैच्छिक संगठन, अपनी इच्छा से बनाया गया संगठन। ठीक है, तो राजनीतिक जो दल होते हैं वो एक स्वैच्छिक संगठन होते हैं, कोई ज़बरदस्ती का दल नहीं होता, वो अपने आप बनाए जाते हैं वो। ठीक है, इसके साथ ही इसमें राजनीतिक दल में लोगों के ऐसे मतलब ऐसे समूह के लोग होते हैं इसमें, या ऐसा समूह होता है राजनीतिक दल जिसके लोगों का जो दृष्टिकोण है, जो विचार है वो एक जैसा होता है। ठीक है, इसके साथ ही जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, बहुत बड़ी बात है यहाँ पर ये कि राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन होता है, एक ऐसा दल होता है जो कि संविधान के अकॉर्डिंग चलते हुए देश की शक्ति पाने की, देश की जो पॉलिटिकल पावर है उसको हासिल करने की कोशिश करता है। ध्यान देना, यहाँ पे अगेन कहूँगा, राजनीतिक दल एक ऐसा समूह होता है, एक ऐसा संगठन होता है जो संविधान के प्रावधानों के अकॉर्डिंग चलते हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है। मतलब ये कि राजनीतिक दल राजनीतिक शक्ति पाना चाहता है, लेकिन कैसे? संविधान के अकॉर्डिंग चलकर। ठीक है, इलीगल तरीके से नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, वोटिंग वगैरह के रास्ते से वो राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है। और इस राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का क्या उद्देश्य है? ये उद्देश्य सिंपल सा है कि राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए वो राजनीतिक शक्ति प्राप्त करता है। आई होप यहाँ तक आपको राजनीतिक दल का पूरा अच्छे से डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। राजनीतिक दल क्या होते हैं काफ़ी डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। अभी अगर क्लियर नहीं हुआ तो अब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं राजनीतिक दल की विशेषताओं की। ठीक है, राजनीतिक दल की विशेषताएं आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगी कि राजनीतिक दल क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान से बात को समझिए। राजनीतिक दल एक बहुत सारे लोगों का एक स्थायी संगठन है। मतलब राजनीतिक दल में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं और ये स्थायी संगठन है। ऐसा नहीं है कि इसमें बदलाव होता रहे। हाँ, वो बात अलग है कि कल को एक पॉलिटिकल पार्टी दो पॉलिटिकल पार्टी में डिवाइड हो जाती है, लेकिन हाँ, ये एक स्थायी संगठन है। काफ़ी हद तक इसके ये जो संगठन है वो एक स्थायी होता है। इसके साथ ही ये संगठन साधारणतः अपने सेवार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए समाज के व्यापक हित को बढ़ावा देना चाहता है। यहाँ ध्यान देना, जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपने मेंबर्स के, जो उनके सदस्य हैं, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए समाज के हित को पूरा करने का प्रयास करते हैं। कहने का मतलब यह है कि राजनीतिक दल समाज का जो हित है, समाज का जिस चीज़ में फ़ायदा है वो करने का तो प्रयास करते ही हैं, लेकिन साथ में अपने मेंबर्स के हितों को भी ध्यान में रखते हैं। ठीक है, मतलब अपने सदस्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए समाज के अधिकतर हितों को पूरा करने या बढ़ावा देने का प्रयास राजनीतिक दल करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही अपने उद्देश्यों की सिद्धि के लिए यह कुछ निश्चित राजनीतिक सिद्धांतों और नीतियां
नीतियों का समर्थन करता है और इसके पास कोई स्पष्ट कार्यक्रम होता है। कहने का मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसे वो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक उसके पास एक निश्चित कार्यक्रम होता है। ठीक है, अगर मान लो सिंपल सी बात है, अगर आज कांग्रेस से कहा जाए कि अगर आप अगर सत्ता में आ जाओ तो आप कैसे देश का विकास करोगे, तो उसके पास अपना एक कार्यक्रम होता है। वो जब चुनाव में मतलब जाएंगे कांग्रेस पार्टी वगैरह या सदस्य, तो अपना कार्यक्रम सामने रखते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, या हम ये नीतियां बदलाव कर देंगे, हम इस काम को इस तरीके से करवाएंगे जिससे वो टाइम बचेगा, ये बचेगा, वो बचेगा, जो भी है। तो मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी के पास अपना एक कार्यक्रम होता है, एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, एक प्लान होता है पूरी तरह। अपने कुछ सिद्धांत होते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी के। लाइक हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक एजेंडा पहले से फिक्स होता है, ताकि सभी जो वोटर्स हैं वो समझ सकें कि ये पॉलिटिकल पार्टी का मेन पर्सपेक्टिव क्या है। लाइक अगर हम बात करें कि बीजेपी में, कांग्रेस में या आम आदमी पार्टी में क्या अंतर है, तो इनका अपना अलग अलग कुछ कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट है जिस पर ये तीनों ही जो मतलब पार्टियां हैं वो अलग अलग दृष्टिकोण रखती है, जिससे कि हम काफ़ी अच्छे से सारी बातों को समझ जाएंगे। जैसे कि बीजेपी का क्या है, बीजेपी की बात करती है एक राष्ट्र, एक भाषा, एक संस्कृति। ऐसे ऐसे नेता हैं बीजेपी में जो ऐसी बात करते हैं। ठीक है, कांग्रेस में अलग विचार है, कांग्रेस में थोड़ा उदारवादी विचार इसमें हमें दिखाई दे जाते हैं, और आम आदमी पार्टी अलग तरीके से थोड़े विचार हैं। हालांकि कई सारे मुद्दे हम देखेंगे कि तीनों पार्टियों में एक हैं, या कई सारी जो पार्टियां हैं उनमें मिलते हैं कई सारे मुद्दे। लाइक जैसे कि जो जीएसटी वगैरह है, या जो दूसरी कुछ चीज़ें हैं, तो वो कांग्रेस पार्टी भी ला रही थी, लेकिन बीजेपी पार्टी जब सत्ता में आ गई तो वो भी उन नीतियों को ले आई, है ना। एक तरफ जब बीजेपी विपक्ष में थी तो वो उसका विरोध कर रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टी में कई सारे मतलब सिमिलैरिटीज़ होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक अंतर होता है। वो अंतर क्या होता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का कुछ राजनीतिक सिद्धांत होता है, कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं कि हाँ, हम इसी सिद्धांत को, इसी पॉलिसी को फॉलो करेंगे, और सबके पास अपना एक निश्चित कार्यक्रम या प्रोग्राम होता है। अपने सिद्धांतों, नीतियों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए यह राजनीतिक दल शक्ति प्राप्त करना चाहता है। और देखो, हर राजनीतिक दल के पास, हर पॉलिटिकल पार्टी के पास अपना एक सिद्धांत होता है, अपनी नीतियां होती हैं, अपना एक कार्यक्रम तैयार होता है, और इसी कार्यक्रम को लागू करने के लिए, इसी नीतियों को लागू करने के लिए वो राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर हासिल करने का प्रयास करता है। चुनाव लड़ते हैं इसीलिए राजनीतिक दल। विभिन्न दल अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए शांतिपूर्ण तरीका अपनाते हैं, बहुमत के निर्णय को सादर स्वीकार करते हैं। इसके साथ ही जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, याद रखना, जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं उनमें आपस में बहुत सारे मतभेद होते हैं, संघर्ष होते हैं कई तरह के। कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, बहुजन समाज पार्टी हो गई, तृणमूल कांग्रेस हो गई, इन जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं इसमें एकता थोड़ी ना है यार, बहुत सारे मतभेद हैं। लेकिन मतभेद होते हुए भी ये अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाती हैं। भले ही मीडिया में भले ये बयान कई तरह का देती हैं, लेकिन फिर भी इनका प्रयास रहता है कि हमारी जो चीज़ें हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से सॉल्व हों, और जो बहुमत का निर्णय होता है उसको सभी लोग स्वीकार करते हैं। लाइक भले ही कितनी ही पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में क्यों ना हो, लेकिन जब एक पॉलिटिकल पार्टी को निश्चित बहुमत का वोट मिल जाता है तो सभी लोग स्वीकार करते हैं, हाँ भाई बहुमत ने इसको चुना है, तो हाँ हम मानते हैं कि ये बीजेपी की सरकार बनी है, हम मानते हैं कि हाँ इस राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है। सभी दल स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कह देंगे नहीं ये तो गलत है भाई, मतलब कुछ है ही नहीं, मानेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है, मानेंगे, सब विश्वास करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी में यही होता है कि बहुमत के डिसीजन को सब स्वीकार करते हैं। वो बात अलग है कि सभी लोग वापस से बहुमत में आने के लिए अलग अलग तरीके से बयान भी देते हैं, लेकिन फिर भी जब कोई पार्टी जीत जाती है तो स्वीकार करते हैं भाई, और कोई चारा भी नहीं रहता। ये लोकतंत्र को दर्शाता है ना। इसके साथ ही ध्यान देना, एक जो अधिनायक तंत्र होता है, जहाँ पर डिक्टेटरशिप होती है, वहाँ पर एक से अधिक राजनीतिक दल सहन नहीं किए जाते। मतलब कहने का ये है, लाइक चाइना जैसे जो कंट्री हैं, बड़े लेवल पे देखा जाए तो वहाँ पे सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। एक्चुअली जहाँ पर डिक्टेटरशिप होती है, अधिनायक तंत्र होता है, वहाँ पर अधिनायक तंत्र का मतलब यही है कि जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि अधिनायक तंत्र में कि लाइक कुछ लोग हैं जो प्रमुख रूप से देश की शक्ति अपने हाथों में रखते हैं, या जो प्रमुख रूप से देश का शासन चलाते हैं। लाइक चाइना में अगर हम बात करें तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी वहाँ का शासन चलाती है। ठीक है, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो पूरे देश का शासन चलाती है, जो कि डिक्टेटरशिप के अंतर्गत आप उसे मान सकते हो। तो ऐसे में वहाँ पर एक से अधिक राजनीतिक दल सहन नहीं किए जाते। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो वहाँ पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, तो आप वहाँ पे
उदाहरण मान सकते हो। तो जहाँ पर डिक्टेटरशिप होती है, जहाँ पर अधिनायक तंत्र होता है, वहाँ पर एक से अधिक राजनीतिक दल सहन नहीं किए जाते हैं, ये बात आप ध्यान देना। तो आई होप यहाँ तक आपको राजनीतिक दल पूरी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं, संविधान और राजनीतिक दलों का कानूनी प्रावधान। भारत के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे अब बात हो रही है कि भारतीय संविधान में राजनीतिक दलों के बारे में क्या क्या बातें की गई हैं। इसे जल्दी से बस हल्का हल्का आपको समझना है, जल्दी से समझा देता हूँ। तो संविधान की 10वीं अनुसूची है, जो संविधान में 92 संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई है, वह दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति के संसद के दोनों सदनों व राज्यों की विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य होने की अयोग्यता से संबंधित है। तो देखिए, राजनीतिक दल से भारतीय संविधान में एक प्रावधान यह है कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल से संबंधित कानून भारतीय संविधान में बनाए गए हैं। ठीक है, संविधान में 92 संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो पारित किया गया था, ठीक है, जो 52 संवैधानिक संशोधन जो था 92, तो उसे जब पारित किया गया तो उसके आधार पर दल बदल से संबंधित कानून भारतीय संविधान में शामिल किए गए थे। ठीक है, उसके आधार पर जो सदस्य हैं उनको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 29A के भाग 1 और भाग 2 प्रतिनिधित्व लोक अधिनियम 1951 के अनुसार भारत में कोई भी संगठन अथवा व्यक्तियों का निकाय जो खुद को एक राजनीतिक दल कहते हैं, उन्हें एक राजनीतिक दल के रूप में अपने पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के लिए चुनाव आयोग को एक आवेदन करने की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप को, कोई भी व्यक्तियों का समूह है जो अपने आप को कहता है कि मैं या हम एक राजनीतिक दल हैं, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि 1951 में एक अधिनियम पारित किया गया था, अनुच्छेद 19(1) और 19(2) के तहत, जिसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी जो भी मतलब अपने आप को राजनीतिक दल कहता है, जो भी समूह, उसे पहले चुनाव आयोग, जो भी भारत का चुनाव आयोग है, उससे रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण करवाना पड़ेगा एक राजनीतिक दल के रूप में, क्योंकि बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, उसी के आधार पर चुनाव आयोग किसी दल को राजनीतिक दल का नाम देता है या राजनीतिक दल का मतलब एक तरह से मान्यता देता है। भारत के प्रत्येक राजनीतिक दल को चुनाव आयोग के पास पंजीकरण करना होता है। चुनाव आयोग चुनाव के उद्देश्य से राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उन्हें उनके प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय या राज्य दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। तो राजनीतिक दल को जब मान्यता दी जाती है तो चुनाव आयोग कई सारी चीज़ें ध्यान में रखता है। किसी राजनीतिक दल का क्या उद्देश्य है, इन सब चीज़ों को भी लिखा जाता है, और किसी राजनीतिक दल का क्या प्रदर्शन रहा चुनावों में, तो उसके आधार पर उसको राष्ट्रीय या नेशनल लेवल की पार्टी या स्टेट लेवल की पार्टी या जो लोकल लेवल है उस लेवल की पार्टी उसकी मान्यता दी जाती है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। ये सामान्य बात ही थी कि भारतीय संविधान में राजनीतिक दलों से संबंधित क्या कानूनी या लीगल प्रावधान किए गए हैं, तो इसको हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे योगेंद्र यादव के अनुसार भारतीय दलीय प्रणाली का विकास। योगेंद्र यादव ने काफ़ी डिटेल में अध्ययन किया है भारतीय पॉलिटिक्स का, तो इनके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं कि भारत में दलीय प्रणाली, जो भारत में देखो भारत में क्या सिस्टम है शासन का, तो भारत में लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र के अंतर्गत हम देखते हैं कि पार्टी सिस्टम है ना, पार्टी के आधार पर शासन व्यवस्था तय है, जो पार्टी जीतती है उसका शासन स्थापित होता है, तो पार्टी प्रणाली है भारत में। ठीक है, अब भारतीय दलीय प्रणाली का विकास किस तरह से हुआ, तो उसे योगेंद्र यादव जी ने यहाँ पे अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, ये कहते हैं कि 3 चरणों में भारत में दलीय प्रणाली का विकास हुआ। आज़ादी के बाद 3 चरणों में भारत में दलीय प्रणाली का विकास हुआ। पहला है एकल पार्टी प्रभुत्व, जो कि 1947 से लेकर 1967 तक था। दूसरा है कांग्रेस विरोधी प्रणाली, जो कि 1967 से लेकर 1993 तक था। और तीसरा है 1993 के पश्चात बहुदलीय प्रणाली। यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जो शुरुआती दौर था आज़ादी के टाइम का, 1947 से लेकर 1967 तक, 1947 से 67 तक का जो टाइम पीरियड था, इसमें भारत में एकल पार्टी प्रभुत्व था। मतलब ये जो भारत में व्यवस्था थी उसमें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही राज था, चाहे वो केंद्र स्तर हो चाहे वो राज्य स्तर हो, हर जगह कांग्रेस पार्टी ही प्रमुख थी, वही जीत रही थी। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह भारतीय दलीय व्यवस्था पर हावी थी। इसीलिए पहला जो चरण था भारतीय दलीय व्यवस्था के विकास का, उसमें उसे एकल पार्टी प्रभुत्व माना जाता है, यानी कि एक पार्टी का ही प्रभुत्व था। इसके साथ ही कांग्रेस विरोधी प्रणाली। अब 1967 के बाद देखा गया कि राज्यों में कई सारे कांग्रेस विरोधी पार्टियां बनी, सरकार मतलब कांग्रेस विरोधी पार्टियों ने सरकार बनाई।
इसके बाद 1977 में हमने देखा कि केंद्रीय स्तर पर भी कांग्रेस से मतलब अलग पार्टी, कांग्रेस विरोधी पार्टी सत्ता में आती है। मतलब ये कि 1967 में कांग्रेस का प्रभुत्व धीरे धीरे कम होता चला गया और कई सारे नए राजनीतिक दल आए और अब कई सारे क्षेत्रीय दल भी उभरने लगे। कांग्रेस विरोधी जो दल थे अब वो पर एक मजबूत दल के रूप में सामने आने लगे। तो ये वो टाइम पीरियड था जिसमें कांग्रेस कमज़ोर होती गई। ठीक है, इसके बाद 1993 के पश्चात बहुदलीय प्रणाली। अब 1993 के पश्चात बहुदलीय प्रणाली स्थापित हो गई। मतलब स्थापित नहीं हुई, मतलब ऐसा माहौल बन गया कि बहुदलीय प्रणाली विकसित हो गई। कैसे? अब भारत में जो क्षेत्रीय दल थे वो भी, उनका भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पहले कांग्रेस सबसे ज़्यादा हावी थी, फिर कांग्रेस के अलावा जो दूसरी बड़ी मतलब छोटी पार्टियां थी लेकिन फिर भी धीरे धीरे बड़ी हो गई थी वो पार्टी, उन्होंने सरकार बनाना शुरू कर दिया था। और फिर हम देखते हैं 1993 के बाद कई सारे जो क्षेत्रीय दल थे, अलग अलग जगहों पे जो क्षेत्रीय दल थे वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। राष्ट्रीय दल मतलब अब सरकार बनाने में सक्षम नहीं हो पाते, उनको इतना वोट नहीं मिल पाता पूरी तरह बहुमत के साथ कि वो स्पष्ट कोई सरकार बना पाए। तो क्षेत्रीय दल महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो मतलब कई सारी पॉलिटिकल पार्टी अब महत्वपूर्ण हो जाती हैं और प्रबल रूप से कई सारी पॉलिटिकल पार्टी अब चुनाव लड़ती हैं। अब कोई एक राजनीतिक दल प्रभुत्व में नहीं रहता है। तो ये था तीसरा वाला बहुदलीय प्रणाली। स्पेशली 1979 के बाद अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय दलों ने केंद्र में सरकार बनाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होंगी बातें। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको याद होगा कि हम 90 के दशक में देखते हैं, 1990 के दशक में हम यही देखते हैं कि भारत में कई सारे गठबंधन की सरकार बनती है। गठबंधन की सरकार बनना एक अपने आप में सबूत है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा था। हालांकि हमने देखा फिर कांग्रेस की सरकार रहती है 2004 मतलब 5 के बाद से हम देखते हैं 2014 तक, 2005 एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा लेकिन हाँ 2014 तक हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार रहती है, लेकिन तब वो कांग्रेस पार्टी भी गठबंधन की सरकार के अंतर्गत आती है। ठीक है, फिर 2014 के बाद हम देख रहे हैं कि एनडीए की जो सरकार ये बनी है, तो ये थोड़ी सी, हाँ एनडीए फिर 2014 के बाद जो दोबारा जो आम चुनाव हुए थे उसमें मजबूती से बीजेपी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता है और एक प्रबल पार्टी के रूप में बीजेपी पार्टी हमें दिखाई देती है, भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ तक आई होप सारी बातें आपको समझ में आ गई कि किस तरह से भारतीय दलीय प्रणाली का विकास हुआ। तो ठीक है, यहाँ तक अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं विभिन्न दलीय प्रणालियों की। ठीक है, अब हम पार्टी सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, देखिए हम दलीय प्रणाली के अंतर्गत हमने अभी दल की बात कर ली, राजनीतिक दल को समझ लिया, भारत के कॉन्टेक्स्ट में हमने कई सारी बातें कर ली, लेकिन अभी हम पार्टी सिस्टम की बात कर रहे हैं कि कितने तरह के पार्टी सिस्टम होते हैं। अब भारत में हम देखते हैं बहुदलीय पार्टी सिस्टम स्थापित है, लेकिन कई सारे देशों में अलग अलग दूसरे तरह के पार्टी सिस्टम भी स्थापित हैं, इसीलिए पार्टी सिस्टम के प्रकार भी होते हैं। तो मेनली अगर मैं बात करूँ तो कितने तरह की दलीय प्रणाली या पार्टी सिस्टम होते हैं, तो नॉर्मली 3 तरह के दलीय प्रणाली हमें आज के टाइम पर देखने को मिल जाते हैं। तो इसे हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो देखिए, पहला है एक दलीय प्रणाली, वन पार्टी सिस्टम, इसे सिंगल पार्टी सिस्टम भी कहते हैं। अब ये क्या है, इसको समझ में तो बिल्कुल आ ही गया होगा, लेकिन और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा यहाँ पर। एक दलीय प्रणाली ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें शासन का सूत्र एक ही राजनीतिक दल के हाथों में रहे। इसके कई रूप देखने में आते हैं। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, एक दलीय प्रणाली ऐसी राजनीतिक व्यवस्था होती है जिसमें सिर्फ एक ही दल के पास सारी की सारी शक्ति होती है, या एक ही राजनीतिक दल पूरी तरह देश को संभालता है। एक ही राजनीतिक दल पूरी तरह प्रमुख होता है जहाँ पर, और एक ही राजनीतिक दल ही के अंतर्गत सारी चीज़ें होती हैं। शासन जो है पूरी तरह एक ही राजनीतिक दल के हाथों में रहता है, तो इसको हम एक दलीय प्रणाली कहते हैं। इसका उदाहरण हमें मिलता है पूर्ववर्ती सोवियत संघ और वर्तमान जनवादी चीन में। केवल वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी को काम करने की अनुमति रही है। चीन में कुछ छोटे मोटे दलों को काम करने दिया जाता है, परंतु उनका प्रभाव नगण्य है। देखिए दोस्तों, सिंपल से अगर मैं बात बताऊं तो उदाहरण के तौर पर यहाँ पे हमें चीन का और यूएसएसआर का उदाहरण हमें दिखाई देता है। 1991 से पहले जो यूएसएसआर था वहाँ पे भी एक ही वन पार्टी सिस्टम, एक तरह से आप देख सकते हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वहाँ पर उसी का शासन था। चाइना में भी हमें देख रहे हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, उसी का शासन है। एक ही मात्र राष्ट्रीय स्तर पर चाइना में पार्टी है जिसके अधीन सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे होता क्या था, मेनली क्या होता था, जो अलग अलग जो मेंबर्स होते थे ना, उनके लिए वोट हो जाते थे कि आप किस मेंबर को पसंद करते हैं। तो लोग जो वोट भी देते थे वो मेंबर्स को देते थे, पार्टीज को वोट नहीं देते थे। यहाँ पर ये लोग कहते हैं ना कि हाँ यहाँ पे वोटिंग होती है, तो वोटिंग यहाँ पे पार्टी के लिए नहीं होती, पॉलिटिकल पार्टी के लिए, मेंबर्स वगैरह के लिए हो जाती है नेशनल लेवल पर। तो कौन मेंबर्स ज़्यादा मतलब ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अधिनायक तंत्र की तरह एक पॉलिटिकल पार्टी ही
जब शासन करती है तो वोटिंग का कोई महत्व नहीं रहता और इसे कोई लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत नहीं मानता। तो यहाँ एक दलीय शासन प्रणाली आपको समझ में आ गई। चाइना के मैं थोड़ा और बात करूँ तो चाइना में भले ही एक पार्टी है, लेकिन हाँ, एक पार्टी के अलावा कई निचले स्तर पर कई दूसरी भी छोटे मोटे कई दूसरे भी दल चाइना में हैं। लेकिन हाँ, वो जो राजनीतिक दल हैं उनका प्रभाव सिर्फ क्षेत्रीय स्तर का है। राष्ट्रीय स्तर पर चाइना में केवल एक ही राजनीतिक दल प्रमुख है और एक ही है ही प्रमुख, क्या एक ही राजनीतिक दल है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से थोड़ा और समझो। फिर कुछ ऐसे देश हैं जहाँ एक से अधिक राजनीतिक दलों की अनुमति तो है और अनेक दल विद्यमान भी हैं, परंतु राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि एक ही दल का निरंतर प्रभुत्व बना रहता है। इस प्रणाली को एक दल प्रधान प्रणाली, वन पार्टी डोमिनेटेड सिस्टम कहा जाता है। उदाहरण के लिए भारत की राजनीतिक में राज्यों के स्तर पर 1967 तक और केंद्र के स्तर पर 1977 तक मुख्यतः एक ही दल इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्तारूढ़ रहा। इसके अलावा मैक्सिको में 21वीं शताब्दी के आरंभ तक एक दल प्रधान प्रणाली रही। सिंपल सी बात है दोस्तों। इसके अलावा आप यहाँ पे उदाहरण एक और समझ लीजिए, कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे एक और चीज़ है, देखो, एक दलीय प्रणाली और एक दल प्रधान प्रणाली में अंतर होता है। अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे देश भी हैं जहाँ पर कई सारे राजनीतिक दल विद्यमान हैं या कई सारे राजनीतिक दलों की अनुमति है, लेकिन हाँ, वोटिंग वगैरह के द्वारा जो प्रक्रिया है उसके द्वारा सिर्फ एक ही राजनीतिक दल काफ़ी अधिक प्रभावशाली रहता है। जैसे कि हम देखते हैं 1947 के बाद 1967 तक 1977 तक जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा था भारत में। 1967 तक जो पूरे राज्य हैं वहाँ पर भी राष्ट्रीय कांग्रेस ही विद्यमान थी। 1977 तक केंद्र स्तर की जो सरकार बनती थी उसमें भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही शासन था। तो भारत में एक लंबे समय तक एक दलीय प्रधान व्यवस्था स्थापित रही। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली मतलब एक दलीय प्रणाली है। एक दलीय प्रणाली नहीं था, भारत में बहुदलीय व्यवस्था स्थापित थी, लेकिन राजनीतिक स्थिति ऐसी थी कि सारे जो दल थे वो कमज़ोर थे। ठीक है, उन्हें धीरे धीरे मौका मिला और वो आगे धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि बड़ी पार्टी के रूप में सामने आए हैं। लेकिन उस समय भारत में एक दलीय प्रधान व्यवस्था थी, इतने सारे राजनीतिक दल होने के बावजूद। तो यहाँ पे आपको एक अंतर समझ में आ गया होगा। एक दलीय प्रणाली में केवल एक राजनीतिक दल होता है और एक दलीय जो प्रधान प्रणाली होती है इसमें कई सारे राजनीतिक दल होते हैं, लेकिन फिर भी एक दल को ज़्यादा वोट वगैरह या ज़्यादा वरीयता दी जाती है, जिस कारण से ऐसा लगता है कि एक ही दल का प्रभाव है। लेकिन हाँ, इसे हम लोकतंत्र के अंतर्गत मान सकते हैं, लेकिन इसे हम लोकतांत्रिक बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे आपको हमने यहाँ पे सिंपल सी बात है, पार्टी सिस्टम के अंतर्गत एक पार्टी सिस्टम को अभी हमने समझाया, सिर्फ एक पार्टी सिस्टम को पढ़ा है हमने। ये तो मैंने आपको अलग से बताया, थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए अलग से आपको बताना था वो। अब हम दूसरी जो पार्टी सिस्टम है वो है टू पार्टी सिस्टम। इसको आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो दो दलीय या द्विदलीय प्रणाली ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो राजनीतिक दलों की प्रधानता हो। इसका अर्थ यह नहीं कि वहाँ अन्य राजनीतिक दल होंगे ही नहीं, परंतु उनका प्रभाव इतना कमज़ोर होगा और उनके निर्वाचित प्रतिनिधि इतने कम होंगे कि सत्ता दोनों प्रधान दलों के हाथों में से एक ही के हाथों में रहेगी। ब्रिटिश प्रणाली इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। वहाँ कई दशकों से कभी लेबर पार्टी और कभी कंजर्वेटिव पार्टी सत्तारूढ़ रही है, परंतु कुछ दशक पहले वहाँ लिबरल पार्टी की स्थिति भी काफ़ी मजबूत थी। अमेरिका में भी जो यूएसए है वहाँ पर भी दो दलों की प्रधानता है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती है दो दलीय प्रणाली को लेकर, इसलिए ध्यान से समझ लो इसे। देखो, यहाँ पे दो दलीय प्रणाली का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जिस देश में दो दल होते हैं वहाँ पर हम कह दें कि वो दो दलीय प्रणाली वाला देश है। ठीक है, सिर्फ इतना नहीं है यहाँ पर मतलब। यहाँ पे बात को समझिए। देखिए, दो दलीय प्रणाली में क्या होता है, कई सारे राजनीतिक दल हो सकते हैं लेकिन दो दल प्रधान होते हैं। वहाँ पर ऐसा लगता है कि मान लो ABCDE 5 राजनीतिक दल हैं किसी देश में। ठीक है, लेकिन लंबे समय से ऐसी व्यवस्था सामने आ रही है जिसमें ए और डी के पास ही सरकार बन रही है। मतलब ऐसा लगता है कि कभी ए के पास सरकार बनेगी, कभी डी के पास सरकार बनेगी। चुनाव हुए 4 साल में, 5 साल में, जब भी चुनाव हुए तो एक बार डी जीत गया, एक बार बी जीत गया, फिर 5 साल बाद दोबारा डी जीत गया और फिर एक बार डी जीत गया मान लो, इसके बाद फिर ए जीत गया। कभी फिर डी जीत जाता है, फिर कभी ए जीत जाता है। मतलब राजनीतिक दल कई सारे हैं, पॉलिटिकल पार्टी कई सारी हैं, लेकिन लंबे समय से जो सत्ता है वो कभी इसके पास है तो कभी इसके पास है। तो ऐसे में हम इसे कहते हैं दो पार्टी सिस्टम या टू पार्टी सिस्टम इसे हम कहते हैं।
यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे कि जो ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन में आप देखोगे कि कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, ये दो प्रमुख पार्टियां रही हैं सदा से। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब भी आप सुनेंगे हाँ कि लेबर पार्टी सत्ता में आ गई थी, तो भारत के थोड़ा सा पक्ष में लग रहा था कि हाँ ब्रिटेन भारत के पक्ष में कुछ करेगा, आज़ादी में हेल्प होगी इससे। तो लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी वहाँ पे तब भी थी, और आज भी आप देखिए वहाँ पे लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी ज़्यादा अच्छी से प्रमुख है वहाँ पर। कभी सरकार इसकी बनती है, कभी सरकार इसकी बनती है। हालांकि लिबरल पार्टी अब आ रही है वहाँ पे, लेकिन अभी भी वहाँ पे दो दलीय व्यवस्था ही हमें दिखाई देती है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी दो ही दल ऐसे हैं जो प्रधान हैं, डेमोक्रेटिक दल है और एक रिपब्लिकन है। कभी सरकार इसकी बनती है तो कभी सरकार इसकी बनती है। तो यहाँ पे आपको दो पार्टी सिस्टम समझ में आ गया। दो पार्टी सिस्टम का एक मतलब तो ये है कि जहाँ पर दो राजनीतिक दल होते हैं उसे हम कहते हैं दो पार्टी सिस्टम। लेकिन हाँ, इससे भी थोड़ा व्यापक है इसका मतलब। कहने का ये है कि दो दलीय प्रणाली ऐसे देश में हम मानते हैं जहां पर दो ही दल प्रधान होते हैं। कई सारे राजनीतिक दल हो सकते हैं, लेकिन जब दो ही दल प्रधान आपको दिखाई दें, दो ही दल आपको मेन दिखाई देते हैं, तो आप उसको दो दलीय प्रणाली ही कहेंगे। मेन दिखाई देने का मतलब सबूत भी है। आप कहोगे कि यार भारत में भी तो हमें दो ही दल मेन दिखाई दे रहे हैं, एक कांग्रेस एक बीजेपी, है ना। तो बट भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कई सारे राजनीतिक दल ऐसे हैं जो चुनाव जीतते हैं। जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी पंजाब में जीत गई, दिल्ली में जीत गई, तो बड़ी बात है, छोटी बात थोड़ी ना है। हाँ, दूसरी जैसे कि अब पश्चिम बंगाल हो गया, तो वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है, वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस की, तो ममता बनर्जी वहाँ जीत रही हैं। तो मतलब क्या कि जो दूसरे दल हैं वो भी काफ़ी सीटें जीत रहे हैं, पूरा का पूरा जो राज्य की सीटें वो जीत रहे हैं, तो वहाँ पे वो भी दल प्रधान है। हाँ, कई सारी लोकसभा सीटें भी होती हैं इन देशों के पास। इसके साथ ही भारत में ऐसा तो नहीं है ना कि कभी कांग्रेस की सरकार बने और कभी बीजेपी की स्पष्ट बहुमत से। बीजेपी सरकार बना रही है आज, ज़्यादा टाइम थोड़ी ना हुआ यार बीजेपी को सरकार बनाते हुए। अभी मतलब हम 21वीं शताब्दी में हम उसे देख रहे हैं एक प्रमुख पार्टी के रूप में, लेकिन इससे पहले हम बीजेपी का इतिहास देखें तो इतनी प्रमुख पार्टी के रूप में वो नहीं उभरी थी। लेकिन आज बहुत बड़ी पार्टी भारत की वो है, ठीक है। लेकिन आज है ना, बहुत पहले से तो नहीं है। तो दो पार्टी सिस्टम में क्या होता है, एक सबूत आप देखोगे कि लंबे समय से दो ही पार्टियों के पास जब सत्ता रहती है तो तब उसे हम कहते हैं दो पार्टी सिस्टम, ठीक है। बीजेपी कांग्रेस, आपको आज लगता है कि एक प्रमुख पार्टी बीजेपी आपको दिखाई देगी और एक नॉर्मली कांग्रेस आपको दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन ये आज दिखाई दे रहा है, पहले ऐसा नहीं था कि बीजेपी अपने अकेले बीजेपी पूरी सरकार बना पाए, ठीक है। पहले ऐसा, अभी हम कुछ दशकों से देख रहे हैं कि कांग्रेस के पास भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अपनी पूरे अकेले दम पर सरकार बना पाए। कई दशकों से हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो सरकारें बन रही हैं वो गठबंधन की सरकार बन जा रही हैं। तो ऐसे में क्षेत्रीय दल भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भारत में दो दलीय प्रणाली आप नहीं कह सकते। अगर किसी को कन्फ्यूजन थी तो मैंने स्पष्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अच्छा हाँ, एक चीज़ ये भी है कि जो दो पार्टी सिस्टम होता है, यहाँ पे ध्यान देना, दो पार्टी सिस्टम में राजनीतिक स्थिरता पाई जाती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाई जाती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या राजनीतिक स्थिरता का मतलब होता है कि सरकार लंबे समय तक बनी रहती है, जो पॉलिटिक्स है उसमें स्थिरता रहती है, अस्थिरता नहीं होती। कहने का मतलब ये है दोस्तों, कई बार आप देखोगे सरकार बन रही है, बिगड़ रही है, इससे क्या होता है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो जाती है, देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाती है, देश में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब दो ही दल प्रधान होते हैं तो सिंपल होता है यार, कभी सरकार इसकी बनेगी तो कभी सरकार इसकी बन जाएगी। और अगर इसकी पार्टी इसके पार्टी के अगर मेंबर्स के ऊपर कुछ मतलब हो गया या इसके पार्टी ने अगर सत्ता खो बैठी, तो जाहिर तौर पे जो सेकंड पार्टी है वो सत्ता में आ जाएगी। तो चुनाव करवाने की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सेकंड पार्टी के पास भी इतने सांसद होते हैं, है ना। तो कि अगर एक की सरकार गिर जाए तो दूसरी पार्टी के पास बहुमत होता है, अगर वो बहुमत में आ जाएगी तो फिर उसकी सरकार बन जाएगी। तो कई सारी राजनीतिक स्थिरता होती है दो पार्टी प्रणाली में। इसके साथ ही अगर हम बात करें बहुदलीय प्रणाली की, तो मल्टी पार्टी सिस्टम, जिस देश में दो से अधिक राजनीतिक दल ऐसी स्थिति में हों कि चुनाव में उनमें से किसी को स्पष्ट बहुमत ना मिल पाए, वहाँ बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है। ऐसी स्थिति में प्रायः अनेक दल मिलकर मिलीजुली गठबंधन की सरकार बनाते हैं। कुछ देशों में शासन की स्थिरता की इस दृष्टि से बहुदलीय प्रणाली दो दलीय प्रणाली की तरह कार्य करती है। दोस्तों उदाहरण अगर हम देखें तो भारत, फ्रांस, इटली, स्विट्ज़रलैंड, जापान इत्यादि जो प्रमुख देश हैं, यहाँ पर बहुदलीय मल्टी पार्टी सिस्टम हम देख सकते हैं। देखो मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, कई सारे राजनीतिक दल होते हैं और वो प्रमुख भी होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, कई सारे राजनीतिक दल होते हैं, जिस कारण से जो सरकार होती है वो किसी एक पार्टी की स्पष्ट रूप से सही से सरकार बन भी नहीं पाती।
कई बार मिली-जुली सरकारें बनती हैं बहुदलीय प्रणाली में। कई सारे राजनीतिक दल होते हैं, सबसे बड़ा यहाँ पे एक विशेषता ये है बहुदलीय प्रणाली में कई सारे राजनीतिक दल होते हैं और कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत या स्पष्ट सीटें नहीं मिल पाती, जिसके कारण वो सरकार नहीं बना पाती और मिली-जुली सरकारें कई सारी पार्टियाँ मिलकर सरकारें बनाती हैं। और कई सारे देशों में ऐसा भी है कि शासन की स्थिरता की दृष्टि से अगर हम देखें, तो कई सारे राजनीतिक दलों मतलब कई सारे बहुदलीय प्रणाली वाले देशों में ऐसा भी है कि दो दलीय प्रणाली की तरह शासन होता है। जैसे कि स्विट्ज़रलैंड की अगर मैं बात करूं, तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टी स्विट्ज़रलैंड में है। जैसे कि नॉर्मली दो पार्टी हम डिवाइड कर लेते हैं विचारों के आधार पर, एक वामपंथी हो गई, एक दक्षिणपंथी पार्टी हो गई। तो जो पार्टियां होती हैं स्विट्ज़रलैंड में, एक कई कई बार वो वामपंथी की सरकारें बन जाती हैं, कई बार दक्षिणपंथी की जो दल होते हैं वो आपस में मिलकर सरकारें बना लेते हैं। तो ऐसा लगता है कि एक बार वामपंथी की सरकार बन रही है, एक बार दक्षिणपंथी की सरकार बन रही है। तो ऐसे में लगता है कि दो पार्टी सिस्टम की तरह कार्य हो रहा है। तो ये भी होता है यहाँ पर। लेकिन कई बार हम देखते हैं भारत, फ्रांस, यहाँ पे गठबंधन की सरकारें काफ़ी अधिक दिखाई देती हैं हमें। तो मल्टी पार्टी सिस्टम आपको स्पष्ट हो गया होगा काफ़ी अच्छे से। जो भी कन्फ्यूज़न थी, जो भी मतलब थोड़ा बहुत आपको ज्ञान था, वो अच्छे से आपका ब्रॉड हो गया होगा आई थिंक, और भी ज़्यादा नई बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं भारत में राजनीतिक दल की। तो भारत में देखो दोस्तों, 19 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में A.O. ह्यूम, जो कि एक अंग्रेज़ थे, उनके द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो पहली जो पॉलिटिकल पार्टी स्थापित की गई थी वो A.O. ह्यूम के द्वारा ही भारत में स्थापित की गई थी। हालांकि दूसरे भी जो भारतीय व्यक्ति थे उनका भी योगदान था। अब भारत में राजनीतिक दलों की बात करें तो भारत में मेनली हम प्रदर्शन के स्तर पर राजनीतिक दलों को, पॉलिटिकल पार्टीज को बांटते हैं। तो एक जो राजनीतिक दल है वो राष्ट्रीय दल है। अब राष्ट्रीय दल कौन होते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए, देखो प्रदर्शन के वोटिंग वगैरह के हिसाब से दिया जाता है कि कौन राष्ट्रीय दल है, कौन क्षेत्रीय दल है। तो एक पंजीकृत पार्टी को केवल तभी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जा सकती है जब वह निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी करती है। देखो, अब एक पॉलिटिकल पार्टी को कब हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देते हैं, तो यहाँ पे कुछ मान्यताएं लिखी हैं, इसको आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, पढ़िए। यदि पार्टी भारत में कम से कम 3 राज्यों, अलग अलग राज्यों में से 2% लोकसभा सीटें जीतती है। मान लो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वह निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी करती हो। देखो, अगर मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो भारत के अलग अलग राज्यों में, 3 अलग अलग राज्य हैं और 3 अलग अलग राज्यों से मिलाकर 2% लोकसभा की सीटें जीत लें। मतलब मान लो एक हरियाणा ले लो, उत्तर प्रदेश ले लो, बिहार ले लो, ठीक है, ये 3 राज्य हैं। अब तीनों राज्यों से टोटल मिलाकर 2% लोकसभा की सीटें अगर जीत ली किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, तो उसको राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक क्राइटेरिया ये भी है कि पार्टी को भारत में 4 या अधिक राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो। अब मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी है जो भले ही लोकसभा में कम सीटें जीत रही है, 2% से भी कम सीटें जीत रही हैं, कोई मैटर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक पॉलिटिकल पार्टी भारत में है जो कि 4 राज्यों में या 4 से अधिक राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में उसका नाम माना जाता है कि हाँ भाई, ये पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे एक स्टेट पार्टी के रूप में इसको हम मान्यता दे रहे हैं। तो अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त है, तो वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। इसके अलावा एक क्राइटेरिया है कि यदि पार्टी आम चुनाव में लोकसभा या विधानसभा की 4 सीटों के अलावा 4 राज्यों में 6% वोट हासिल करती है। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो भारत का जो आम चुनाव होते हैं लोकसभा के, उसमें, ये जो विधानसभा चुनाव होते हैं उसमें 4 सीटें जीत जाए, ठीक है, इसके अलावा 4 राज्यों में वो 6% वोट भी हासिल कर लें, लोकसभा के वोट, ठीक है। अब लोकसभा के वोट हैं या राज्यों के अलग अलग वोट हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, लेकिन स्किप करो कन्फ्यूज़न को। यहाँ पे ध्यान दो कि अगर वो 6% वोट हासिल कर ले और 4 सीटें अगर वो जीत जाती है लोकसभा की, तो क्या होगा, वो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी मान ली जाएगी, एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी मान ली जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय पार्टी सीमित राज्यों में नहीं बल्कि पूरे देश में प्रभाव होता है इसका। यह राष्ट्रीय हित से संबंधित होती है, ना कि क्षेत्रीय। सिंपल सी बात है, जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं, जो पॉलिटिकल नेशनल लेवल की जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, राष्ट्रीय जो दल होता है, उसका प्रभाव या उसका जो इंटरेस्ट है वो पूरे देश के स्तर का होता है। वो पूरे देश के स्तर पर काम रखने वाला विचार रखती है, या उसका जो मतलब हित होता है वो पूरे देश के लिए होता है।
ठीक है, क्षेत्रीय स्तर का नहीं होता। तो यहाँ तक आपको राष्ट्रीय दल की योग्यताएं समझा दी मैंने आपको, कौन कौन से राजनीतिक दल भारत में मौजूद हैं। अब मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो अब हम बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय, मतलब भारत में जो राष्ट्रीय दल हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो 2023 की अकॉर्डिंग मैं बात करूं नॉर्मली, तो भारत में जो राजनीतिक दल हैं वो उसे आप देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहला राजनीतिक दल, एक प्रमुख राजनीतिक दल है, जो कि 1885 में जिसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी जो विचारधारा है वो है लोकतांत्रिक समाजवाद, उदारवाद, सामाजिक उदारवाद, धर्मनिरपेक्षता, भारतीय राष्ट्रवाद, ये इसके प्रमुख विचार हैं। ठीक है, इसके साथ ही 2004 से लेकर 2014 से इसने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के नाम से कई क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन की सरकार बनाई है। ठीक है, याद आ गया मुझे, 2004 से लेकर 2014 तक में जो मतलब सरकार बनी थी कांग्रेस की, वो गठबंधन की सरकार थी, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार यहाँ पे बनी थी। हालांकि हाँ, फिर भी कांग्रेस को काफ़ी अच्छे वोट इन चुनावों में मिले थे, ठीक ठाक मिले थे, क्योंकि इससे पहले जो सरकार बन रही थी वो बहुत ही कम वो मतलब बहुत ही ज़्यादा दल मिल जा रहे थे, ज़्यादा गठबंधन की सरकार बन रही थी। लेकिन इसमें थोड़ा एक मजबूत सरकार बनी जो कि 10 सालों तक चली, है ना, 2 बार वोट हुए और 10 सालों तक चुनाव मतलब सरकार चली। अब कांग्रेस पार्टी के अलावा भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, भाजपा, जिसकी आज सरकार है, तो 1980 में इसकी स्थापना की गई थी, एक प्रमुख पार्टी के रूप में ये सामने आई थी। अब स्थापना यहाँ पे 1980 है, जी हाँ, हाँ, तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। इसके जो विचार हैं वो थोड़े रूढ़िवादी विचार हैं, हिंदुत्व क्या के विचार हैं इसमें, हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है, और एनडीए के गठबंधन के रूप में आज हम देख रहे हैं कि इनकी सरकार बनी हुई है। दक्षिणपंथी विचार माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का। इसके साथ ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, ये भी एक राष्ट्रीय दल है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। ये एक मार्क्सवादी दल है। इसके जो विचार हैं वो है मार्क्सवादी लेनिनवादी विचार हैं, साम्यवाद, पूंजीवाद विरोधी विचार हैं, साम्राज्यवाद विरोधी, और ये एक वामपंथी दल है। इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, इसकी स्थापना कांशीराम के द्वारा 1984 में हुई थी। यह पार्टी धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाई गई थी। हालांकि आज हम देख रहे हैं कि सब और दूसरी भी जो जातियां हैं उन सभी का ये प्रतिनिधित्व करने के लिए अब तैयार है। इसके जो विचार हैं वो मुख्य रूप से सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय और स्वाभिमान संबंधी विचार हैं। स्वाभिमान का मतलब आप विचार ये समझ सकते हैं, जो निम्न जातियां हैं जिनके स्वाभिमान का उल्लंघन किया गया है लंबे समय तक, तो उनको स्वाभिमान दिलाने का प्रयास इसके द्वारा करने का विचार इस पार्टी का है। तो इसके प्रमुख विचार हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, आज के टाइम पर आप देख सकते हैं ये जो पार्टी हैं, भले ही राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हैं, लेकिन फिर भी इनका महत्व पहले के मुकाबले जिस जिस समय ये आई थी उस हिसाब से इनका महत्व काफ़ी कम रह गया है। इसके साथ ही एक पॉलिटिकल पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी, ठीक है, ये जो पार्टी है एनपीपी, ये पॉलिटिकल जो पार्टी है वो मेघालय, नागालैंड, यहाँ पे ये प्रमुख पार्टी है। पीए सांगमा प्रमुख व्यक्ति रहे हैं इसकी स्थापना 2013 में हुई थी, और ये भी एक राष्ट्रीय दल है। ठीक है, ये जो हम नॉर्थ वेस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, नॉर्थ ईस्ट का, वहाँ पे ये प्रमुख पार्टी के रूप में केंद्रित है। इसके साथ ही दोस्तों आम आदमी पार्टी, जिसकी स्थापना 2012 में की गई थी, तो ये जो पार्टी है आज ये भी एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर चुकी है। ठीक है, 2023 में ये भी आम आदमी पार्टी भी एक राष्ट्रीय दल के रूप में भारत में स्थापित हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन से जुड़े बहुत से सहयोगियों द्वारा इस पार्टी की स्थापना की गई थी। आई थिंक आप लोगों को ये आंदोलन भी याद होगा। तो ये अलग विषय है, इसकी कभी और बात की जाएगी। लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी आज एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन चुकी है। अब यहाँ पे ध्यान देना, इस तरह हमने टोटल 6 नेशनल लेवल की पार्टियों मतलब नेशनल लेवल की पार्टी की बात हमने कर ली। मैं अपनी तरफ से श्योर हूँ कि 2023 में अभी 6 ही पॉलिटिकल पार्टियाँ, हो सकता है बाई चांस अगर एक आध पॉलिटिकल पार्टी रह गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर अपनी तरफ से 100% श्योर हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देना, कुछ पॉलिटिकल पार्टी थी जैसे कि सिंपल सी जो सीपीआई एक पॉलिटिकल पार्टी थी, एक जो सीपीआई-एम वाली मार्क्सवादी पार्टी है वो तो एक राष्ट्रवादी पार्टी है, लेकिन जो सिंपल सी सीपीआई थी इसे अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी अब इसे नहीं माना जाता। इसके अलावा जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, पश्चिम बंगाल की जो प्रमुख पार्टी है, इसके पास से भी जो राष्ट्रीय स्तर का पार्टी होने का जो मतलब दर्जा था वो भी छीन लिया गया है।
हालांकि हो सकता है कि दूसरे आने वाले समय में ये जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो दोबारा से एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लें। इसके अलावा कांग्रेस से विभाजित एक पार्टी थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, वो भी एक राष्ट्रीय स्तर की एक पॉलिटिकल पार्टी मानी जाती है। लेकिन आज के टाइम पर 2023 में नॉर्मली मैं बात करूं तो 2023 में जो रिजल्ट आए हैं उस हिसाब से ये पॉलिटिकल पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर की नहीं है, और इसीलिए आज हम देखते हैं तो 6 पॉलिटिकल पार्टी वर्तमान समय में राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां रही हैं। ठीक है, जिसमें से एक आम आदमी पार्टी एक आपको दिखाई देगा नई पार्टी के रूप में इसमें जुड़ी है। इसके अलावा भारत में कई सारे क्षेत्रीय राजनीतिक दल भी हैं जिनकी एक इम्पॉर्टेंट भूमिका है। अब ये क्या है तो इसको आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे पहले बात करते हैं कि एक क्षेत्रीय दल होता क्या है। तो देखो सिंपल सा, कोई भी राजनीतिक दल है तो उसे हम नॉर्मली क्षेत्रीय दल कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया हैं कि राजनीतिक दल कहलाने के भी कुछ क्राइटेरिया हैं। राज्य राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल को निम्नलिखित में से किसी भी एक शर्त को पूरा करना होगा। मतलब अगर क्षेत्रीय दल भी किसी दल को कहलाना है तो उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। जैसे कि राजनीतिक दल को विधानसभा की कुल सीटों का न्यूनतम 3% जीतने की आवश्यकता है। मतलब ये कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी किसी भी राज्य की विधानसभा की 3% सीटें जीत लेती है तो उसको हम एक क्षेत्रीय दल या एक राजनीतिक दल के रूप में स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, ये चुनाव आयोग ने कुछ क्राइटेरिया तय किए हैं। इसके अलावा लोकसभा में हर 25 सीटों के लिए राजनीतिक दल को कम से कम एक सीट जीतनी चाहिए। इसके अलावा एक क्राइटेरिया ये भी है कि जितनी भी सीटें हैं तो हर 25 सीटों में से अगर एक सीट जीत जाती है लोकसभा की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तो फिर हम मान लेंगे कि हाँ वो एक राजनीतिक दल है। ठीक है, इसके साथ ही एक विकल्प ये भी है इसके लिए, तो इसे उस राज्य को आवंटित किसी भी अंश को जीतने की आवश्यकता है। मतलब यह है कि जिस राज्य से संबंधित ये पॉलिटिकल पार्टी है उस राज्य से संबंधित अगर वो सीट जीत लेती है, ठीक है, तो फिर मान लिया जाएगा कि वो एक राजनीतिक दल है। इसके साथ ही राजनीतिक दल को कुल वैध मतों का कम से कम 6% जीतना चाहिए। इसके साथ ही नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर कोई राजनीतिक दल है जो अपने राज्य के कुल वैध मतों का 6% भी अगर जीत जाती है और जो लोकसभा या राज्य विधानसभा की और आम चुनाव के दौरान मतदान किया गया, मतलब चाहे राज्य का विधान हो चाहे लोकसभा का विधान, मतलब वोट वगैरह हो, लोकसभा के लिए वोट वगैरह हो या राज्य की विधानसभा के लिए वोटिंग वगैरह हो, अगर वो कुल वोट का 6% जीत जाती है कुल वैध मतों का तो तब भी उसे एक राजनीतिक दल मान लिया जाएगा, जिससे कि वो अपने आप ही क्षेत्रीय दल के रूप में स्वीकार कर ली जाएगी। अब कौन से प्रमुख भारत में राजनीतिक क्षेत्रीय दल हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, कई सारे हैं लेकिन जो प्रमुख हैं नॉर्मली तो वो आप दिख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि AIADMK, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कणगम पार्टी। ठीक है, तमिलनाडु हो गया, पुडुचेरी हो गया, पौंडीचेरी, तो यहाँ पे इसका प्रभाव है तो ये एक क्षेत्रीय दल आ जाता है सामने। AIMIM, द ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन, ये तेलंगाना में ये एक प्रमुख पार्टी है। ठीक है, इसके अलावा AGP, असम गण परिषद, ठीक है, असम में ये पॉलिटिकल पार्टी है, क्षेत्रीय दल है। BJD बीजू जनता दल ओडिशा में प्रमुख है, और द्रमुक जो कि द्रविड़ मुनेत्र कणगम है, ये भी तमिलनाडु वगैरह में काफ़ी सक्रिय है। तो ये प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी हैं। इससे पहले हम देख, और अगर आप बात करें तो तृणमूल कांग्रेस को भी आज आप इस पार्टी में गिन सकते हो। ठीक है, जो तृणमूल कांग्रेस वगैरह है तो 2023 के बाद हम देखें, क्योंकि ये राष्ट्रीय दल नहीं है तो इसको भी आप इसमें गिन सकते हो। लेकिन जो मुख्य रूप से थे मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए, लंबे समय से ये एक क्षेत्रीय दल के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं या हमें दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले जो आम आदमी पार्टी थी वो भी एक क्षेत्रीय दल के रूप में आती थी, लेकिन आज वो राष्ट्रीय दल के रूप में स्थापित हो चुकी है। हो सकता है कहीं पर अभी अपडेट ना हुआ हो, तो आप लोग अगर कहीं भी पढ़ रहे हैं तो एक बार अपडेट कर लेना अपने आप को। हो सकता है कई सारे रिसोर्सेज में पॉलिटिकल पार्टी जो क्षेत्रीय हैं, राष्ट्रीय हैं, वो अपडेट ना की गई हों। तो जो भी कन्फ्यूज़न है उसे आप सॉल्व कर सकते हो, खुद अपडेट कर लेना, आप गूगल से सर्च कर सकते हो। तो बाकी मैंने आपको अपडेटेड फॉर्म में ही सारी बातें बताई हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी ही बातें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपके लिए शामिल की गई थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।